हेलो नमस्कार साथियों, राघु पाठशाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। तो आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और लेक्चर आप रेगुलर देख रहे होंगे। तो हमने कल बात की थी रासायनिक अभिक्रियाओं समीकरण को। हमने अपना साइंस का सिलेबस शुरू कर दिया था, जिसमें हमारी पहली क्लास हो चुकी है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन से हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे करते हैं, और फिर हमारे टॉपिक रहेंगे अंतिम जो बचेंगे विकृत गंधिता और संक्षारण। फिर हमारे ये जो पहला चैप्टर है साइंस का रासायनिक अभिक्रिया समीकरण क्या हो जाएगा, समाप्त। तो हम डिटेल में हमने पढ़ा था कल कि पदार्थ क्या है, पदार्थ में परिवर्तन कैसे होता है, उस परिवर्तन की वजह से कौन से परिवर्तन उसमें आते हैं, जैसे रासायनिक परिवर्तन हो गया, आपका भौतिक परिवर्तन हो गया। फिर हमने उसमें अंतर की बात की थी। और कल जो हमारी अंतिम क्लास थी उसमें हमने अंतिम टॉपिक पढ़ा होगा, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आज की कहानी अब उसी से आगे शुरू करते हैं। आप सभी बढ़िया एकदम, मैं उम्मीद करता हूँ अटेंशन मोड में बैठे होंगे। लेक्चर को प्रॉपर ढंग से आपको देखना है। हो सकता है आप मेरे साथ नोट्स भी बना सकते हैं रिटर्न, वरना आपको इसकी पीपीटी क्या मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप जैसा चाहें, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। तो क्लास आप ध्यान दीजिएगा, यहीं रखें ना अपना अटेंशन। और चलिए तो आज शुरू करते हैं हम अगला टॉपिक हमारा, जो हमने कल कहाँ तक बात की थी। तो हमने अंतिम टॉपिक पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको आ रहा होगा। तो मेरे साथ आप बोलेंगे, जब कभी भी किसी रासायनिक परिवर्तन होता है, तो जब कभी भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या फिर हमने एक परिभाषा और लिखी थी इसके अलावा, कि जब दो या दो से अधिक कोई भी पदार्थ अगर मिलते हैं और मिलकर क्या कर रहे हैं, नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। उदाहरण के लिए हमने बात की थी, मैं कार्बन, कोयले का जो रूप कोयला है, जो कार्बन का रूप है, उसको मैं अगर जलाऊंगा तो मुझे जलाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन गैस चाहिए। और जब मैं उसको अभिक्रिया करवाऊंगा, दोनों को जलाऊंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे दो पदार्थ थे, एक पदार्थ आपका कार्बन था और एक पदार्थ आपका ऑक्सीजन था। दोनों मिले और दोनों ने मिलकर एक नया पदार्थ बना दिया, जिसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये थी हमारी अब तक की कहानी, क्लास 10th के पहले चैप्टर की। अब हम अपना कर रहे हैं सेकेंड लेक्चर, जिसमें हम इससे आगे की बात करेंगे, है ना। तो जुड़ जाइए मेरे साथ। तो अब आगे हम बात करने वाले हैं। तो एक बार मैं वापस आपके लिए लिख देता हूँ कि हमने अभी तक जो पढ़ा था, हमने क्या बात की थी, रासायनिक अभिक्रिया की। तो एक बार मैं वापस आपके लिए लिख देता हूँ रासायनिक अभिक्रिया क्या थी। तो हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया। तो बच्चों, हमने कहा था रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। तो हम कह रहे हैं कि रासायनिक परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगर आप अपनी एनसीईआरटी क्लास 10th की जो बुक है उसको, है ना, देखेंगे, तो उसके पेज नंबर 3 पे या 2 पे लिखा है रासायनिक अभिक्रिया। उसमें एक लाइन लिखी है सिंपल सी, रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, रासायनिक रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ तक तो हमने बात कर ली थी। अब आगे हम बात करेंगे कि जो मैंने ये लाइन लिखी है कि रासायनिक परिवर्तन को ही मैं क्या कहूँगा, रासायनिक अभिक्रिया कहूँगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, है ना, लिखेंगे कैसे, इसको दर्शाएंगे कैसे, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, तो हम बात करेंगे। तो देखिए साथियों, मैं लिख रहा हूँ, मैंने लिखा यहाँ कार्बन, इसकी अभिक्रिया मैं करवा रहा हूँ ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बनेगा, आप सबको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2। तो ये जो आपको लिखी हुई जो व्यवस्था दिख रही है, इसको कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और इसको कहते हैं रासायनिक समीकरण। जो ये मैंने लिखा है C+O2, ये तीर का निशान मैंने बनाया है, हाँ, इसको हम क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। तो हम समझेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का जो तरीका होता है, जो सिस्टम होता है, उसको किस द्वारा लिखा जाता है, किस रूप में लिखा जाता है, तो उस रूप को ही बोलते हैं हम रासायनिक समीकरण।
तो ये जो आपको लिखा हुआ अभी दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मेरे पास दो तरीके। अभी आप देख पा रहे हैं कि जो मैंने कार्बन लिखा है उसमें मैंने इसका प्रतीक लिखा है कार्बन का C। यहाँ मैंने लिखा ऑक्सीजन का प्रतीक लिखा है O2, और मैंने तीर का निशान बना के लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिसका प्रतीक सूत्र होता है CO2। अगर मैं ऐसा नहीं लिखना चाहूँ तो मैं इससे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ मैं C की जगह क्या लिखूंगा, कार्बन में नाम लिखूंगा, यहाँ ऑक्सीजन नाम लिखूंगा, और यहाँ लिखूंगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो मेरे पास रासायनिक समीकरण को लिखने के कितने तरीके हो गए, दो। या तो मैं क्या लिखूंगा, संकेत सूत्र के द्वारा उसको लिखूंगा, या फिर उसको किसे लिखूंगा, शब्द के रूप में, जिसे हम बोलेंगे शब्द समीकरण, है ना। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है ना। तो हम लिखेंगे अगला टॉपिक हमारा रासायनिक समीकरण। तो आपको लिखना है रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो क्या होता है मैंने बता दिया कि रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का जो व्यवस्था है उसी को हम क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो हम लिखेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया को, किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेत सूत्र, प्रतीक, शब्द आदि के द्वारा लिखा जाता है, जिसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे लिख सकते हैं, संकेत के माध्यम से, उसके सूत्र के माध्यम से, उसके प्रतीक चिन्ह का उपयोग करके, या हम उसका शब्द भी लिख सकते हैं। तो हम उसे क्या कहते हैं, जो लिखने का जो हमारा तरीका है, जो लिखने की हमारी जो व्यवस्था है, उसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आगे बात आएगी सर रासायनिक समीकरणों को कितने प्रकार में बांटा गया है। तो हम कहेंगे रासायनिक समीकरण कितने प्रकार का होता है, आपका दो प्रकार का। कौन कौन सा होता है, तो रासायनिक परिवर्तन जो आपका दो प्रकार का होता है वो कौन सा होता है, तो वो आपको लिखना है। एक मेरे पास तरीका है कौन सा, शब्द समीकरण, कि मैं उसको किससे लिख सकता हूँ, शब्दों के माध्यम से शब्द समीकरण लिख सकता हूँ उसका मैं। जैसे मैंने कहा कार्बन C को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ कार्बन, ऑक्सीजन को क्या लिख सकता हूँ, O2 क्या लिख सकता हूँ, ऑक्सीजन, और CO2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। तो ये जो आपने अभी लिखा है, और ये मेरा तीर का निशान, तो मैंने ये भी इन दो में क्या फर्क नजर आ रहा है, अभिक्रिया वही है, रासायनिक अभिक्रिया ही है, दोनों ही क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। बस लिखने का तरीका हमारा क्या है, चेंज हुआ है। एक में तो हमने क्या लिखा है, शब्द लिखा है, हमने क्या लिखा है, शब्द, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लेकिन ये तरीका थोड़ा लंबा हो गया है, कि हमने जब हिंदी नाम का प्रयोग किया तो ये हमारा तरीका क्या हो गया, बड़ा हो गया। हम चाहते हैं चीज़ों को हम सरल लिखें, छोटे रूप में लिखें, संक्षिप्त रूप में लिखें। तो हमने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, कार्बन का जो हमने नाम लिखा, हम इसके लिए कोई ना कोई संकेत, कोई ना कोई प्रतीक सूत्र काम में लेंगे। तो हमने कार्बन को किससे लिखा, C से, ऑक्सीजन को O2 से, और कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से। तो ये इसका छोटा रूप बन गया, संक्षिप्त रूप बन गया, अच्छा रूप बन गया। तो ये दोनों क्या है, रासायनिक समीकरण है। एक जो पहले वाला है वो शब्द समीकरण है, जो दूसरा वाला दूसरे की अगर हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा संकेत समीकरण या सूत्र समीकरण। तो हम लिखेंगे ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, सूत्र बोल दो या प्रतीक समीकरण, कि हमने प्रतीकों का उपयोग करके क्या लिखा है, समीकरण को लिखा है ना। उदाहरण क्या हो जाएंगे, तो पहले की अगर हम बात करें तो पहले के उदाहरण के लिए ये वाला हो जाएगा। कोई आपसे कहे कि सब समीकरणों को लिखिए, तो आपको इस रूप में लिखना है। कोई कहे नहीं, आप उसको क्या लिखिए, सूत्र समीकरण या प्रतीक समीकरण के रूप में लिखिए, तो इसके लिए हो जाएगा ये। तो ये था रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमें रासायनिक अभिक्रिया को लिखना होता है। तो अब आगे हम बात करें
तो हम देखेंगे कि ये जो हमने अभिक्रिया लिखी है इसके कोई ना कोई भाग है। यहाँ मैंने प्लस, बीच में प्लस का उपयोग किया है, यहाँ मैंने तीर का निशान का उपयोग किया है, ये मैंने तीर निशान यहाँ क्यों नहीं लगाया, ये यहाँ क्यों नहीं लगाया, इसके भी क्या नियम है। तो ये नियम किसके हैं, रासायनिक समीकरण को लिखने के कुछ ना कुछ क्या है, नियम है कि रासायनिक समीकरण लिखने के क्या नियम होते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ रासायनिक समीकरण में होता क्या है। कि जैसे मैंने ये कार्बन और ऑक्सीजन इधर ही क्यों लिखा, जो CO2 बनी उसको इधर क्यों लिखा, इसको इधर क्यों नहीं लिखा, इसको इधर क्यों नहीं लिखा। तो हमने एक नियम बना रखा है कि हम जब कभी भी किसी रासायनिक समीकरण को लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, इसके दो भाग होंगे, एक भाग होगा LHS, एक भाग होगा RHS, है ना, दायां भाग और बायां भाग और दायां भाग। तो हम कहेंगे जब कभी भी हम किसी अभिक्रिया को लिखेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो हमने दो पदार्थ लिए हैं या जो हमने पदार्थ लिए हैं जो क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, उन भाग लेने वाले पदार्थों को हम किधर लिखेंगे, बाईं ओर LHS रूम में। और उन अभिक्रिया होने पर जो नया पदार्थ बनेगा उसको हम किधर लिखेंगे, दाईं ओर। अब सर जो हमें कैसे पता चलेगा कि ये नया पदार्थ बनना है और इसने भाग लिया, तो इसके लिए हमने हमने भी क्या निकाला है, सॉल्यूशन निकाला है। इसके लिए हमने क्या सॉल्यूशन निकाला है, तो इसके लिए हमने कहा कि जो पदार्थ क्या लेगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसको मैं क्या कहूँगा, अभिकारक कहूँगा। क्या कहूँगा, अभिकारक या क्रिया कारक। तो हमें ये पता चला कि अगर हमें रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है और रासायनिक में जो पदार्थ भाग ले रहे हैं उनको हमेशा किधर लिखेंगे, LHS दाईं ओर लिखे, बाईं ओर लिखेंगे। और उन पदार्थों को जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको हम क्या कहेंगे, अभिकारक या क्रिया कारक। और अभिक्रिया कारक और क्रिया कारक मिलकर ही क्या बनाते हैं, कोई नया पदार्थ बनाते हैं। और उस बनने वाले नए पदार्थ को हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। और उत्पाद को किधर लिखेंगे, दाईं ओर। तो मैं आपको अगर यहाँ जनरल बात बताऊँ तो जैसे मैंने लिखा C+O2, क्या लिखा, C+O2, तीर का निशान और CO2। मैं एक एक बार बताऊंगा, आप नहीं ये प्लस कब लिखा, ये तीर निशान कब लिखेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग होते हैं, इसके कौन कौन से भाग हैं। तो हम कहेंगे कि जो ये C+O2, ये जो आपको दो दिखाई दे रहे हैं ये दो पदार्थ, इन्हें हम क्या कहेंगे, अभिकारक। क्या कहेंगे, अभिकारक। ये क्या होता है अभी बात करेंगे। और यहाँ पे जो ये आपको बना हुआ दिखाई दिया है तीर के निशान के दाईं ओर, इसको हम कहेंगे उत्पाद। क्या कहेंगे साथियों, उत्पाद। तो इसको मैं कहूँगा उत्पाद और इसको मैं कहूँगा अभिकारक। क्या कहूँगा, अभिकारक। और इसको मैं कहूँगा उत्पाद। तो मैंने कहा, मैंने इसको अभिकारक क्यों कहा, क्योंकि हमने देखा कि ये क्या हो रही है, एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, किसको, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। तो मेरी यहाँ से अभिकारक की परिभाषा बन के क्या आ गई, नोट करना है आपको कि अभिकारक परिभाषा क्या आ गई, किसी किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। दिखाई दे रहा होगा, हाँ। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। मैंने आपको कहा था मैं आपको एक परिभाषा नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक या दो दो परिभाषाएं बताऊंगा। तो कभी कभी हमें होगा कि दो से अधिक बता सकते हैं तो वो भी बताऊंगा। अगर आपको लग रहा है कि ये परिभाषा हमें समझ में कम आई है, हमें याद मुश्किल से होगी, तो मैं देखो आपको इसके सॉल्यूशन बताता हूँ। हमने कहा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे, ठीक है। मुझे ये परिभाषा याद नहीं हुई तो मैं क्या करूँगा, तो मैं ये देखूंगा कि जो ये इधर लिखे हैं और ये जो इधर बन रहा है ये तभी बनेगा ना जब इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, चेंज होगा, जो हमने पहले बात की है पहली क्लास में। तो हमने कहा ये जो CO2 बना है हमारा इधर और जो नया पदार्थ बना है वो तभी बन सकता है जब यहाँ कुछ ना कुछ परिवर्तन हो। तो इसका मतलब यदि जिन पदार्थों में परिवर्तन होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारक। इनमें परिवर्तन होगा तो ही क्या बनेगा, उत्पाद। और जिनमें परिवर्तन होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारक। तो एक परिभाषा और आप लिख लेंगे, और करके अथवा करके। अगर आपको ये अच्छी समझ में नहीं आई तो इसके और परिभाषा क्या लिख लोगे आप, कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जिन पदार्थों में परिवर्तन होता है उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। या जिनके परिवर्तन के कारण क्या बनता है, कोई नया पदार्थ बनता है, उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक। तो आप दूसरे और क्या लिखोगे, जिन पदार्थों में अभिक्रिया के दौरान जिन पदार्थों में परिवर्तन होता है ना,
ऐसे लिख लो शॉर्ट में, जिन पदार्थों में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है तथा नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तथा नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं आपके? अभिकारक, अभिकारक कहलाते हैं। तो आपको याद रखना है वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। अब अगली परिभाषा हमारी क्या आ जाएगी कि सर उत्पाद क्या है फिर? तो मैंने अभी बात की कि इनमें तो क्या होगा, परिवर्तन होगा, और जब परिवर्तन होगा तो कोई नई चीज़ बनेगी, और उस नई बनने वाली चीज़ को हम क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। तो हम यहाँ उत्पाद की परिभाषा क्या लिखेंगे? उत्पाद की हम परिभाषा लिखेंगे अभिक्रिया के दौरान, अभिक्रिया के दौरान बनने वाले, बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद अर्थात आपका प्रोडक्ट क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। तो जब अभिक्रिया दोनों कोई चीज़ में परिवर्तन होगा, जिन पदार्थों में परिवर्तन होगा, उन परिवर्तन के स्वरूप जो नया पदार्थ बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे, है ना। तो हमने एक और बात यहाँ से और सीखी कि जो ये रासायनिक समीकरण में इसके दो भाग होते हैं, एक भाग होता है अभिकारक वाला, एक भाग होता है उत्पाद वाला। अभिकारक वाला कौन सा होगा? जिसमें जो अभिक्रिया भाग लेंगे या जिनमें परिवर्तन होगा। और जो उत्पाद कौन होगा? जो जिसकी वजह से अभिक्रिया करने पर क्या बनाएंगे? नया उत्पाद, नया पदार्थ बनाएंगे। अगर नया पदार्थ बना रहे हैं तो किसका निर्माण हो रहा है? उत्पाद का। तो अभिक्रिया में कितने भाग होते हैं? अभिक्रिया के दो, एक वाला भाग होता है अभिकारक वाला और एक होता है उत्पाद वाला। अभिकारक को हमेशा किधर लिखेंगे हम? LHS साइड, है ना, दाई और उत्पाद को किधर लिखेंगे? हमेशा दाई और। अगर अभिकारक दो से ज़्यादा है, अगर अभिकारक अभिक्रिया बारे में पता कितने हैं? एक, दो या दो से ज़्यादा है, तो उनके मध्य किसका चिन्ह लगाएंगे? प्लस का। और अभिकारक परिवर्तन के स्वरूप जो नया पता बनेगा उसको हमेशा एक तीर के निशान के ओर द्वारा दर्शाएंगे। तीर का निशान लगा के दर्शाएंगे कि इधर क्या बन रहा है? उत्पाद बन रहा है। तीर का निशान एक और बात बताता है, ये बताता है कि अभिक्रिया की दिशा किधर है। तो ये बता रहा है अभिक्रिया दिशा किधर है? अग्रभाग की ओर, आगे की ओर है ना। आगे आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। अगर मैं इस अभिक्रिया को CO2 से वापस क्या बना सकता हूँ? C+O2 बना सकता हूँ। ये अभिक्रिया वापस इधर चल सकती है, तो मैं तीर का निशान कैसे लगाऊंगा फिर? ऐसे। इसे बोलते हैं पश्च दिशा की ओर, है ना। तो अभिक्रियाओं की हमेशा दो दिशाएं होती है, आपको याद नहीं रखनी है, मैं बस जस्ट इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ, एज इन्फॉर्मेशन, कि अभिक्रिया में दिशाएं दो प्रकार की होती है। एक होती है अग्र की ओर, एक होती है पश्च की ओर। अग्र की ओर बताता है अभिकारक से क्या बन रहा है? उत्पाद बन रहा है, अभिक्रिया आगे की ओर चल रही है, मतलब लगातार इनमें क्या होगा? परिवर्तन होगा और लगातार उत्पाद बनता जाएगा। हाँ, उल्टा हो कि उत्पाद से हम वापस क्या बना रहे हो? अभिकारक, तो ये बताता है अभिक्रिया वापस किधर चल रही है? पीछे की ओर चल रही है, पश्चिम दिशा में चल रही है। तो इसमें बताते हैं जैसे जैसे CO2 की मात्रा कम होती जाएगी, वापस क्या बनता जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन और ऑक्सीजन बनता जाएगा। तो वो उतना आपको ध्यान रखना नहीं है, बस इतना हमें इतना ध्यान रखना है कि ये तीर क्या बताता है? अभिक्रिया की दिशा को बताता है। अभिक्रिया की दिशा को बताता है। तीर के इधर क्या लिखेंगे? LHS और अभिकारक। दाईं ओर क्या लिखेंगे? उत्पाद। अभिकारक अगर दो से ज़्यादा है, दो या दो से ज़्यादा है, तो बीच में क्या लगाएंगे? प्लस का चिन्ह। हाँ, इधर भी ध्यान रखना, अगर यहाँ भी उत्पाद दो हों या दो से ज़्यादा हो तो यहाँ भी क्या लगाएंगे? प्लस। अभी हमारे लिए अभिकारक उत्पाद कितना बना है? एक बना है, इसलिए हमने कुछ प्लस वगैरह लगाया नहीं है। तो ये है रासायनिक समीकरण क्या होता है, और रासायनिक समीकरण कितने भाग होते हैं, कौन कौन से? अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक किन्हें कहते हैं? जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। उत्पाद कौन होगा? जो अभिक्रिया के दौरान नया पदार्थ बनेगा या जिनमें परिवर्तन होने की वजह से जो नया पदार्थ बन रहा है उन्हें क्या कहेंगे? उत्पाद। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण के भाग, रासायनिक में लिखते कैसे हैं, लिखने के क्या नियम है। ठीक है, तो मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूँ आपके लिए, आप एक बार इस। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बात करते हैं। तो आगे हम क्या कहेंगे? अब रासायनिक समीकरण कैसे लिखेंगे और इसके क्या नियम होते हैं उसको नोट डाउन करते हैं। तो अगला हमारी हेडिंग रहेगी
रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम। तो हम बात करेंगे कि रासायनिक समीकरणों को कैसे लिखेंगे। तो हम नोट डाउन करेंगे जो हमारा रासायनिक समीकरण लिखने का पहला जो नियम होगा वो ये होगा कि अभिकारक और उत्पाद को, रासायनिक समीकरण हमें पता है कि कितनी चीजें होती है, दो, या तो क्या होंगे, अभिकारक होंगे और कौन होंगे, उत्पाद। तो हम लिखेंगे पहला कि किसी भी रासायनिक समीकरण अगर हमें लिखना है तो हम अभिकारक को किधर लिखेंगे, बाईं ओर, किधर लिखेंगे, बाईं ओर, तथा उत्पाद को किधर लिखेंगे, दाईं ओर, है ना। तो पहले लिख लेते हैं। देखो आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं है ना कि रासायनिक अभी समीकरण में क्या होंगे, प्रतीक सूत्र से लिखेंगे, वो हमने पहले बात कर ली कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के हैं, दो, शब्द और प्रतीक। तो ये तो हमें पता ही ऑलरेडी। हमारे लिए सबसे अच्छा रूप कौन सा होगा, संकेत रूप, प्रतीक वाला रूप होगा, है ना, प्रतीक सूत्र होगा। तो वो तो हम लिखा हुआ मिलेगा, उसमें तो लिखना ही है। तो हमें अननेसेसरी स्टेप नहीं लिखना, हमें जो सबसे जरूरी है वही लिखना है। तो हम पहला स्टेप लिखेंगे कि रासायनिक समीकरण में कि किसी रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए को लिखने के लिए तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट स्टेप। तो हम क्या लिखेंगे फर्स्ट स्टेप में, अभिक्रिया में अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों, और पदार्थों को हम जानते हैं क्या कहते हैं, अभी बात की थी अभिकारक। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों यानी अभिकारक को LHS, है ना, लेफ्ट हैंड साइड, किधर लिखेंगे, बाईं ओर, बाईं ओर, तथा बनने वाले पदार्थ को RHS, है ना। यहाँ मैं लिख ही देता हूँ जस्ट इन्फॉर्मेशन कि बनने वाले पदार्थ कौन है आपका, तो कमेंट कीजिएगा बनने वाले पदार्थ कौन है आपका, उत्पाद। उत्पाद को RHS, है ना, राइट हैंड साइड, किधर लिखेंगे, दाईं ओर, दाईं ओर, दाईं ओर, दाईं ओर लिखा जाता है। तो ये हमारा रासायनिक समीकरण को लिखने का या रासायनिक अभिक्रिया लिखने का पहला स्टेप है। क्या, कि हम क्या लिखेंगे, अभिकारक को किधर लिखेंगे, LHS की तरफ, और उत्पाद को किधर लिखेंगे, RHS की। और सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा, तो स्टेप नंबर हमारा सेकेंड है कि अब हम क्या करेंगे, अगर अभिकारकों की संख्या दो या दो से ज़्यादा है तो उनके मध्य क्या लगाएंगे, प्लस का चिन्ह। और उत्पाद की भी संख्या अगर दो या दो से ज़्यादा है तो उसमें भी क्या लगाएंगे, प्लस का चिन्ह। तो यहाँ लिखेंगे अगर अगर अभिकारक की की संख्या दो से दो या दो से ज़्यादा है, दो या दो से ज़्यादा हो तो उनके मध्य प्लस चिन्ह का उपयोग करेंगे। और ऐसा ही हम कहाँ करेंगे, उत्पाद में। अगर उत्पाद की भी संख्या क्या है, दो या दो से ज़्यादा है तो वहाँ भी क्या लगाएंगे, प्लस का चिन्ह। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ जो करेंगे। इसी प्रकार उत्पाद के लिए भी, इसी प्रकार उत्पाद के लिए भी, उत्पाद के लिए भी, ठीक है ना। तीसरा स्टेप हम क्या लिखेंगे कि उत्पाद को हम जब लिख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, उसके मध्य तीर का दिशा, है ना। तो लिखेंगे अभिक्रिया में अभिकारक से
अभिकारक से बने उत्पाद को तीर के निशान द्वारा दर्शाएंगे। इसके अलावा यहाँ इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, जो तीर का निशान है वो केवल उधर इतना ही नहीं बताता कि इधर क्या लिख रहे हैं हम उत्पाद, वो ये भी बताता है कि इस रासायनिक अभिक्रिया की दिशा किधर की ओर है ना। तो प्रश्न आएगा, ऐसा छोटा प्रश्न आ जाए है ना कि रासायनिक अभिक्रिया में तीर क्या बताता है, तो आप ये नहीं लिखेंगे कि रासायनिक तीर उत्पाद को बताता है, नहीं, उत्पाद को नहीं बताता, वो बताता है रासायनिक अभिक्रिया की दिशा को, है ना। तो लिखेंगे तीर का निशान अभिक्रिया की तीर का निशान अभिक्रिया की दिशा को बताता है। क्या बताता है? अभिक्रिया की दिशा को बताता है। अब अगला हमारा रहेगा स्टेप 4। हमने अभिकार को बता दिया, उनके मध्य चिन्ह लगा दिया, उत्पाद को भी बता दिया। अब हमें जो बताना है, हमें ये बताना है कि जो हमने अभिकारक लिए हैं या जो हमारे अभिक्रिया में जो अभिकारक हैं वो किस अवस्था में हैं, किस अवस्था में है। मान लो जैसे मैंने बात की कार्बन डाइऑक्साइड की, कैसे बनी? कार्बन प्लस O2। तो वहाँ जो कार्बन है, जो कोयला है, वो किस रूप में? कोयला ठोस है, तो हम वहाँ उसकी इस अवस्था को लिखेंगे। तो हम अवस्था के लिए क्या यूज चिन्ह का उपयोग करेंगे? तो हम लिखेंगे अगर कोई चीज़ ठोस है तो उसके लिए S का उपयोग करेंगे। S होता है सॉलिड। अगर कोई चीज़ लिक्विड फॉर्म में है तो वहाँ लिखेंगे LiQ, है ना, लिक्विड। दूसरा, अगर कोई उत्पाद गैस के फॉर्म में है तो वहाँ क्या लिखेंगे? फिर वहाँ आप दो चीज़ें लिख सकते हो, या तो गैस के लिए जी का यूज उपयोग कर सकते हो, या फिर आप बता सकते हो अगर कोई चीज़ गैस के फॉर्म में तो वहाँ अगर गैस था तो ये तीर का निशान ऊपर की ओर बताता है ये किस फॉर्म में? गैस के फॉर्म में है। कुछ अभिक्रिया ऐसी होगी जहाँ पर अभिक्रिया होने पर उस उत्पाद का क्या बनेगा? अवशेप, असल में वो जमा होगा, है ना, विलयन नहीं होगा। तो उसके लिए हम कहेंगे तीर का निशान किधर करेंगे? नीचे की। और ये बताता है अवशेपण को, किसको? अवशेपण को। और अगर कोई चीज़ न्यूट्रल है, उदासीन है, उदासीन विलयन बन रहा है, आगे पढ़ेंगे अमल सार वाले में, तो हम एक्वस बन रहा है तो एक्वस फॉर्म में तो वहाँ लिखेंगे AQ, मतलब अगर वो जलीय विलयन है तो ये निशान है जिनका उपयोग हम क्या करने वाले हैं? रासायनिक समीकरण में करने वाले हैं। तो कैसे कैसे करेंगे तो आप लिखिए। तो लिखिए फिर अभिक्रिया में हमें अभिकारकों वे उत्पादों की अवस्था को निम्न संकेतों द्वारा दर्शाएंगे। कैसे कैसे दर्शाएंगे? तो पहला मैं लिख रहा हूँ, अगर वो अभिकारक हो चाहे उत्पाद, दोनों के लिए कॉमन लिख रहा हूँ मैं ना, अलग से नहीं लिख। अगर दोनों में अगर कोई ठोस रूप में तो उसके लिए क्या लगाएंगे? यस। अगर द्रव्य फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में तो उसके लिए आप LiQ लिखोगे। अगर कोई जलीय विलयन के रूप में है ना, आगे पढ़ेंगे कैसा होगा। अगर कोई जलीय विलयन के फॉर्म में है ना, जलीय विलयन का निर्माण हो रहा है, उसके लिखेंगे एक्वस AQ। अगर कोई क्या हो रहा है? ताप है, तो हम अभिक्रिया में ताप का उपयोग करें तो उसके लिए हम डेल्टा, इसको बोलते हैं टेम्परेचर या डेल्टा का साइन बोलते हैं। अगर किसी अभिक्रिया में गैस का क्या होता है? निर्माण, या गैस बाहर निकल रही है तो हम उसके लगाएंगे तीर का निशान ऊपर की ओर। और अगर अभिक्रिया में क्या बन रहा है? अवशेप, क्या बन रहा है? अवशेप जमा हो रहा है तो तीर का निशान किधर कर देंगे? नीचे की ओर। तो ये क्या है? सारे लिखे रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के नियम है, या दर्शाने के लिए जिन चीज़ों का उपयोग करेंगे वो चीज़ें हैं। तो ये था रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम। तो पहला, अब जो इतनी मैंने भाषा लिखी है ये आपको याद नहीं करनी। जब मैं आपको एक अभिक्रिया भी लिखाऊंगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि जो हमने ये बात लिखी है ये कितनी छोटी है। अभी आपको जरूर ये बड़ा लग रहा होगा कि इतनी लाइनें लिख दी सर ने, नहीं। जब मैं आपको एक अभिक्रिया लिखूंगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, हाँ ऐसे ऐसे करना है, ये नियम है और जो सामान्य नियम है ना। तो एक बार आप नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हट जाता हूँ मैं एक बार, फिर हम आगे की बात करते हैं, है ना।
ले लिया होगा इससे शॉर्ट, तो आगे बात करते हैं। तो मैं आपको दर्शा देता हूँ इनका उपयोग हम कहाँ करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। तो जैसे मैंने कहा, हम पिछले हमने अभिक्रिया लिखी, चलो यहीं लिख लेते हैं। तो अभी हमने पीछे एक अभिक्रिया लिखी थी कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन। तो पहला स्टेप से बता देता हूँ मैं ना। तो जैसे मैंने कहा कि मेरे पास कोयला है जो कार्बन का रूप है, जिसमें कार्बन की मात्रा है। मैं कोयले को जलाना चाहता हूँ, कोयला में जलाऊंगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब मुझे इसको क्या लिखना है, अभिक्रिया के रूप में लिखना है। तो पहला स्टेप, हम सब समीकरण लिखेंगे कि संकेत समीकरण लिखेंगे, सूत्र समीकरण। तो हमारे ने कहा संकेत समीकरण जो सूत्र समीकरण होता है वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया लिखने का सबसे अच्छा तरीका और संक्षिप्त तरीका है। तो मैं लिखूंगा कार्बन। अब कार्बन के लिए मैं कह रहा हूँ कार्बन अभिक्रिया भाग ले रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन ले रहा हूँ मैं, दोनों का उपयोग कर रहा हूँ। तो ये दोनों मेरे लिए क्या होगी, अभिकारक होगी। मैंने कहा जब अभिकारक दो या दो से ज़्यादा होंगे तो हम उनके मध्य क्या लगाएंगे, प्लस का चिन्ह। और पहला स्टेप होगा हम उन्हें प्रतीक के रूप में लिखेंगे। तो मैं लिखूंगा कार्बन को किस रूप में लिखूंगा, सी के फॉर्म में। चूंकि मेरे पास ऑक्सीजन एक और पदार्थ आया है तो पदार्थ कितने हो गए, दो। और अगर पदार्थ दो हो गए तो मैं उनके मध्य क्या लगाऊंगा, प्लस का चिन्ह। और ये मैं यहाँ लिखूंगा ऑक्सीजन O2। तो अभी तक हमने कौन सी स्टेप का उपयोग लिया है कि अभिक्रिया बाहर लेने वाले पदार्थों अभिकारक को LHS, तो मैंने इधर अभी इनको इधर बाईं ओर ही लिखा है, तो ये मेरा हो गया LHS भाग। फिर हमने कहा अगर अभिक्रिया की संख्या दो या दो से ज़्यादा हो, अभिक्रिया में अभिकारकों की संख्या क्या हो, दो या दो से ज़्यादा, तो उनके मध्य क्या लगाएंगे, प्लस का चिन्ह। तो जब दो या दो से ज़्यादा थे तो मैंने क्या लगा दिया, प्लस का चिन्ह। अगर ये कुछ नहीं होता, यहाँ अकेला होता तो सी लिखता, प्लस लगाता ही नहीं। फिर सीधा मैं क्या लगता, तीर का निशान, स्टेप 3 है ना। अगर उत्पाद बनना तो उत्पाद कितने लिखे, तीर की ओर। तो मैं लिखूंगा जब CO+O2 लिया तो इनमें अभिक्रिया हुई, अभिक्रिया में दिशा बताऊंगा, अभिक्रिया आगे की ओर हो रही है। या मैं ये बता रहा हूँ अभिक्रिया में क्या बन रहा है, इधर क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा। तो उत्पाद को मैं किससे लिखूंगा, तीर के निशान से आगे की ओर दर्शाऊंगा। अब लिखूंगा उत्पाद, उत्पाद कौन हो गया मेरा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उत्पाद को मैंने किधर लिखा, RHS। अभिकारक को LHS, बीच में दो से संख्या ज़्यादा है तो मैंने प्लस लिखा है। उत्पाद में देखो संख्या एक ही है, दो से ज़्यादा नहीं है, तो मैंने कुछ नहीं लिखा है, प्लस केवल CO2 लिखा है। और तीर का निशान क्या बता रहा है, अभिक्रिया की दिशा को। या आप कह सकते हो इधर क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। अब आगे हम बात करें तो मैंने आगे लिखा है अभिक्रिया में अभिकारक उत्पादों की अवस्था को निम्न संकेत द्वारा दर्शाते हैं। अगर मेरे अभिक्रिया में जो मैंने कार्बन लिया है कोयले का रूप, वो अगर ठोस है तो उसको किससे लिखूंगा, ऐसा। हम जानते हैं कोयला ठोस होता है। तो अभी ये अभिक्रिया क्या संपूर्ण नहीं है ना। अगर आप यहाँ लिखना चाहो ये अभिक्रिया लिखे, इतनी लिखो, तो ये अभिक्रिया क्या अधूरी है। हमें एक एक इन्फॉर्मेशन लिखिए कि ये किस रूप में है। तो इसके लिए मैं लिखूंगा अब कि अभिक्रिया में ये किस रूप में, अभी ठोस रूप में कार्बन, तो मैं यहाँ ठोस की कार्बन के नीचे यहाँ क्या लगाऊंगा, पास में एस, पास में लगाऊंगा। वैसे ये मेरे जगह है नहीं, वरना मैं यहाँ लिख ही देता हूँ। चलो वापस, फिर आप वापस कहोगे है ना ये क्या कर दिया। चलो तो मैं यहाँ क्या लिखना हूँ, कार्बन किस रूप में, मेरा ठोस रूप में, तो मैं लिख दूँगा एस। मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किस रूप में, गैसीय रूप में, तो मैं यहाँ लिखूँगा जी। क्या बना मेरा, CO2 उत्पाद बना। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, गैसीय फॉर्म में, तो यहाँ क्या लिखूंगा जी। तो यहाँ मैंने किसका उपयोग किया है, इन संकेतों का उपयोग किया है। ये संकेत मुझे क्या बता रहे हैं, ये जहाँ यहाँ अभिक्रिया हो रही है वहाँ उसमें कार्बन सॉलिड रूप में है। यहाँ जो मैंने ऑक्सीजन लिया है वो किस रूप में, गैसीय फॉर्म में। जो मेरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनना है वो भी किस फॉर्म में, गैसीय फॉर्म में है। अगर यहाँ इसका क्या बनता है, ये ठोस रूप में बनती है, यहाँ मैं एस लगा था। ये अगर O2 मान लो ये अभिक्रिया मैं कर रहा हूँ, मुझे इसको लिए कुछ ना कुछ टेम्परेचर देना पड़ रहा है, तो मैं यहाँ क्या लगा था, डेल्टा का साइन लगा था। तो ये थी आपके रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के नियम, और रासायनिक अभिक्रिया को पूर्णतः एकदम सही ढंग से, सही तरीके से कैसे दर्शाते हैं। आपको इन प्रतीक चिन्हों का भी उपयोग करना है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के नियम। अब हम कहेंगे, अब हमारी जो आगे बात चलेगी, अब ये जो रासायनिक समय हमें लिखा है, अगर आप इसमें ढंग से देखें तो यहाँ देखेंगे कार्बन की मात्रा कितनी है, एक। यहाँ कार्बन कितना है, एक। यहाँ ऑक्सीजन के कितने परमाणु थे, दो। यहाँ भी कितने, दो। तो जितने हमने अभिकारक में परमाणु के तत्व लिए या परमाणु तत्व लिए, उतने हमें कहाँ मिले, उत्पाद में। तो ये अभिक्रिया होती है संतुलित। क्या होती है, संतुलित। संतुलित का मतलब है जितने परमाणु शुरुआत में थे और जितने अंत में बने हैं, जो लास्ट प्रोडक्ट हमारा बना, उत्पाद बनना है, उतने बाद में हैं। तो ये अभिक्रिया क्या है, संतुलित। मतलब जितने थे उतने बाद में हमें मिल गए। और यही प्रकृति में होता है। हमने क्लास 9 में एक चैप्टर में पढ़ा था परमाणु वाले में, आपने कि उसमें लिखा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम,
वो नियम क्या कहता था कि हम कभी भी इस यूनिवर्स से, इस संसार में क्या नहीं कर सकते, हम द्रव्यमान का निर्माण नहीं कर सकते, ना निर्माण कर सकते हैं ना विनाश कर सकते हैं। हम द्रव्यमान को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो हम यही कर रहे हैं। यहाँ जो दो परमाणु हैं, जो तत्व हैं, उनका जो भार है उसको हम रूपांतरित करके एक अन्य भार वाला नया उत्पाद बन रहा है, वो है CO2। लेकिन हम यहाँ क्या नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते यहाँ कार्बन एक है तो मैं यहाँ कार्बन दो मिलेगा, यहाँ दो है तो यहाँ एक चल जाएगा, नहीं। जितने अभिकारक शुरुआत में थे, अभिकारक में परमाणु के तत्वों की संख्या, सॉरी तत्व में परमाणु की संख्या जितनी थी उतनी हमें कहाँ मिलनी चाहिए, उत्पाद में। उतने ही उत्पाद में होने चाहिए। अगर यहाँ कार्बन के परमाणु है तो यहाँ उत्पाद में भी कार्बन का एक परमाणु होना चाहिए। यहाँ अगर ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं तो उत्पाद में भी कितने होने चाहिए, दो। अगर ऐसा नहीं है तो आपकी अभिक्रिया क्या गलत है, आपको उसको क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। तो हम सीखेंगे रासायनिक अभिक्रिया, है ना, तत्वों की संख्या के आधार पर, तत्वों के परमाणु की संख्या के आधार पर दो प्रकार की होती है। एक होते थे संतुलित रासायनिक समीकरण, हाँ, अभिक्रिया, और एक होती है असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया, है ना। तो ये तो ऑलरेडी संतुलित है। तो असंतुलित क्या होती है, उसका एक अलग से नाम भी है। तो अगले हमारे लिखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा आपने वैसे। तो अगले बात कर लेते हैं। आगे हमारा रहेगा संतुलित रासायनिक समीकरण। प्रश्न आएगा संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, ये संतुलित समीकरण क्या होता है। तो लिखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण को, या रासायनिक अभिक्रिया एक ही बात है, संतुलित रासायनिक समीकरण लिख लो आप ना। तो क्या लिखेंगे, यदि किसी समीकरण में अभिकारकों में उपस्थित परमाणु की संख्या बराबर है किसमें, उत्पाद में उपस्थित परमाणु की संख्या के, तो अभिक्रिया क्या है, तो अभिक्रिया समीकरण क्या है, संतुलित है। और अगर अभिकारक में उपस्थित तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर नहीं है किसके, उत्पाद में उपस्थित परमाणु की संख्या के, तो वो तो कैसे हो जाएगा फिर, ए संतुलित रासायनिक समीकरण। तो लिखेंगे ऐसा समीकरण, ऐसा रासायनिक समीकरण, है ना, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें जिसमें अभिकारकों जिसमें अभिकारकों के तत्वों के परमाणु की की संख्या परमाणु तत्वों के अभिकारकों के तत्वों की परमाणु संख्या संख्या उत्पाद में स्थित स्थित परमाणु की संख्या के बराबर या उनके समान नहीं है, उनके समान नहीं है तो, सॉरी, है ना, उनके समान है, हम तो संतुलित वाला लिख रहे हैं, तो उनके हमारे समान समान है संख्या, उत्पाद में स्थित परमाणु संख्या के बराबरी समान है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो जो हमने भाषा लिखी है उसका कंक्लूजन जो निकला है केवल एक लाइन का है कि जितने भाग अभिकार, जितने परमाणु ने अभिकार के समय थे उतने हमें कहाँ मिलने चाहिए, उत्पाद में मिलने चाहिए। मैं जनरली बात करूँ तो अगर आप यहाँ से विद्यालय, मान लो आप दो भाई बहन हैं और आप क्या जा रहे हैं, कोचिंग वगैरह जा रहे हैं या स्कूल वगैरह जा रहे हैं। तो अगर आप जा रहे हैं, स्कूल गए आप, और स्कूल में आप जब घर से गए तो कितने थे, दो जने थे, आपकी एक बहन थी, आप एक भाई थे, दो जने की मान लेते हैं। अब होगा क्या कि अगर आप विद्यालय से, स्कूल से छुट्टी होने के बाद आप अकेले ही आए, आपकी बहन आई नहीं, तो काम चल जाएगा क्या, घर वाले मान जाएंगे क्या, कुछ नहीं कहेंगे, ऐसा थोड़ी होगा। वो फिर आपसे पूछताछ करेंगे, विद्यालय से पूछताछ करेंगे कि भाई कहाँ गए। वो आपकी जिम्मेदारी है, विद्यालय की जिम्मेदारी है
कि जितने हमने बच्चों को एडमिशन करवाए या जितने हमने बच्चे भेजे उतने हमें वापस मिलने चाहिए। ये घर वाले थोड़ी करेंगे चलो कोई नहीं हम एक से ही काम चला लेंगे, आप कोई टेंशन मत लो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो ये तो हम कह रहे हैं कि जब कोई अभिकारक अभिक्रिया हुई तो उसमें मान लो 2 परमाणु थे, तो उत्पाद में भी कितने मिलने चाहिए? 2। ना ज़्यादा मिलना चाहिए ना कम मिलना चाहिए। ये भी नहीं हो सकता कि आपके घर वालों को वो विद्यालय वाले कह दे कि आपने 2 भेजे थे, चलो ऐसा कोई नहीं, आपकी एक बहन खोई है, हम करते हैं आपको 2 लड़कियां और दे देते हैं, 2 बहनें भेज देते हैं। क्या 2 बहनें ले लेंगे क्या? नहीं, उससे भी काम नहीं चलेगा। काम किससे चलेगा? जितने थे उतने ही वापस आने चाहिए। एक बहन खोई है तो आपको एक बहन वही देनी पड़ेगी, तो वही ढूंढना पड़ेगा। तो ये हम कहते हैं जनरल जो हमने समझ लिए काम में लिया है। तो हमें यही कहना है कि अगर अभिक्रिया में 2 परमाणु शुरुआत में थे तो उत्पाद में भी वो कितने होने चाहिए? 2। हम उन्हें खत्म नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, ना हम उनका निर्माण कर सकते हैं। ये नहीं 2 थे 3 कर दिए, जितने थे उतने ही रखने हैं। तो जितने थे उतने ही रखने मतलब क्या हुआ कि जितने परमाणु की संख्या है ना, परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या किधर? अभिकारक में। परमाणु की संख्या किस में है? ये अभिकारक में बराबर होनी चाहिए परमाणु की संख्या किधर? उत्पाद में। तो जो हमने ये लाइन लिखी है उसका ये सार हुआ कि जितने परमाणु की संख्या उत्पाद में अभिकारक में थी उतनी परमाणु संख्या किधर होनी चाहिए? अभिकारक में, सॉरी उत्पाद में होनी चाहिए, है ना। एलएचएस में जितने परमाणु थे उतने परमाणु आरएचएस में होने चाहिए। तो अगर ऐसा है तो वो संतुलित रासायनिक समीकरण है। और अगर ऐसा नहीं है, कैसा नहीं है? परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या बराबर नहीं है किसमें? परमाणु की संख्या के। भाई तुलना 2 समान राशियों में होगी परमाणु की संख्या के, लेकिन ये परमाणु की संख्या कौन से वाली है? उत्पाद वाली। और ये कौन सी है? अभिकारक वाली। तो फिर हम कह देंगे ये जो अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक के परमाणु की संख्या बराबर नहीं है उत्पाद के परमाणु की संख्या के, तो उसको हम फिर क्या कहेंगे? हम उसको एक नाम देंगे। क्या नाम देंगे बेटा? हम उसे नाम देंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कहने वाले हैं उसको? असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो ऐसे अभिक्रिया को या ऐसे समीकरण को हम कहेंगे असंतुलित, संतुलित रासायनिक समीकरण। और स्टार बना के याद रखना है, प्रश्न ये नहीं आएगा कि ये संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। प्रश्न जो आएगा मैं हाईलाइट करके लिखता हूँ, प्रश्न जो आएगा वो इतना कहेगा कोई ऐसा समीकरण है जिसमें अभिकारक के परमाणु की संख्या उत्पाद के परमाणु की संख्या के बराबर नहीं है, बताइए वो समीकरण कैसा होगा। ऑप्शन क्या आएगा? ध्यान से सुनना। पहला, क्या वो संतुलित रासायनिक समीकरण है? दूसरा, क्या वो कंकाली समीकरण है? तीसरा, वो दोनों नहीं है ना। तो क्या मतलब समझे? मैंने कहा ये असंतुलित है, बिल्कुल सही है आपका, लेकिन ये संतुलित ऑप्शन ही नहीं दिया ना उसने। उसने संतुलित क्या नाम दिया है? कंकाली समीकरण, कंकाल, है ना। तो इस यहाँ से ध्यान रखना है असंतुलित रासायनिक समीकरण दूसरा नाम क्या है? कंकाली समीकरण। तो मैं कह देता हूँ असंतुलित रासायनिक समीकरण को ही क्या कहते हैं? कंकाली, कंकाली रासायनिक समीकरण, कंकाली रासायनिक समीकरण बोलो या कंकाली रासायनिक अभिक्रिया बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। और दोनों का एक ही मतलब क्या है कि ऐसी समीकरण या ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के परमाणु की संख्या उत्पाद के परमाणु की संख्या के बराबर नहीं है, कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाता है। उम्मीद करता हूँ जो ये टॉपिक है हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित समीकरण क्या होता है आपको समझ में आया होगा। अब इसी से कहानी आगे चलेगी। अगला जो हमारे हेडिंग है, जो मेन हमें सीखना है कि हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, जो अगला प्रश्न आने वाला है, अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें से कितने प्रश्न बन सकते हैं? 2। मैं आपको बता देता हूँ कौन से, 2 या 3। पहला बनेगा रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। दूसरा बनेगा रासायनिक, जो हमने पीछे पढ़ा था, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है। तीसरा जो बनेगा वही बनेगा असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और ये क्या होता है। अगला जो भाग है चैप्टर का, वो महत्वपूर्ण भाग है, उसमें हमें पता करना है कि किसी भी रासायनिक असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं।
संतुलित किए हुए में देगा नहीं, वो हमें देगा ना जिसमें कभी क्या होगा, परमाणु संख्या अभिकारक में ज़्यादा होगी, कभी उत्पाद में ज़्यादा होगी, कभी उत्पाद में कम होगी, अभिकारक में कम होगी। हमें उन्हें संतुलित करना है। क्यों करना है, तो इसका जवाब हमने क्लास 9 में पढ़ा है, द्रव्यमान संरक्षण नियम। तो अगला जो प्रश्न यहाँ से आएगा वो पूछेगा, किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण या कंकाली समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तब आप क्या लिखोगे कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमें कौन सी नियम की पालना करनी है, द्रव्यमान संरक्षण नियम की पालना करनी है, जो क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए उत्पाद में परमाणु की संख्या के बराबर। या मैं जनरलाइज कहूँ तो हम द्रव्यमान को नहीं तो बना सकते हैं और न द्रव्यमान का विनाश कर सकते हैं। द्रव्यमान जितना है उतना ही रहेगा। इस नियम को अगर हमें पालना करवानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा। तो आज जो अंतिम हमारा जो टॉपिक है, हम लिखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के महत्व, है ना। चलिए अगला है आपका रासायनिक समीकरण को, या मैं लिख देता हूँ असंतुलित। इन पर ज़्यादा आप इस बार जोर रखिएगा, मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार, क्योंकि इस चैप्टर से लगातार प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि असंतुलित समीकरण क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया कौन सी होती है, संयोजन वियोजन, वो बार बार पूछी जा चुकी है। तो इस बार आपको जरूर याद रखना है कि रासायन जब पक्का जरूर, है ना, वो पक्का पूछेगा कि या तो वो पूछेगा रासायनिक समीकरण के नियम क्या है, जो हमने अभी 3-4 नाम लिखे थे, है ना, या फिर वो क्या पूछेगा, ये संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, महत्व क्यों है। अलग से कॉपी में आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में, अगर मैं बात करूँ आरबीसी बोर्ड की, चाहे आप कौन सा बोर्ड हो, यूपी, है ना, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, उनमें भी लिखा हुआ है कि हेडिंग लगा रखी है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का महत्व, और उसके नीचे लिखा है द्रव्यमान संरक्षण नियम, है ना, हाईलाइट करके दिया हुआ है। तो जो रखना है, पढ़ना है, कोई भी चीज़ को छोड़ना नहीं है। क्या लिखेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण को, असंतुलित रासायनिक समीकरण को रासायनिक समीकरण या अभिक्रिया को संतुलित करने का महत्व है। तो क्या हो जाएगा महत्व इसका, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे कि किसी भी असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियमानुसार नियमानुसार हम क्या नहीं कर सकते, नियमानुसार किसी भी प्रकार के द्रव्यमान का, किसी भी प्रकार के द्रव्यमान का ना तो निर्माण किया जा सकता है, ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश और ना ही विनाश किया जा सकता है। अर्थात, तो इससे हम समझे, अर्थात हमें वापस संतुलित क्यों करना है इसको, अर्थात अभिकारकों के, अर्थात अभिकारकों के परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए किसमें, उत्पाद में, उत्पाद के परमाणु की
संख्या के। तो ये चीज़ हमें अगर करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। तो ये प्रश्न था जो बार पूछा जाएगा और पूछा जाता है, उसमें सीधा सीधा उत्तर आपको लिखना है कि अगर हमें किसी संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि हमें द्रव्यमान संरक्षण नियम की क्या करनी है, पालना करनी है। तो मैं यहाँ वापस लिख देता हूँ नोट बना के, द्रव्यमान संरक्षण नियम की पालना हेतु। तो ये था आपका कि किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले जो हमारे से क्लास होगी, लेक्चर होगा, उसमें हम बात करेंगे कि असंतुलित समीकरण क्या होता है, तो उसको संतुलित कैसे करते हैं, जो आपको बार बार है ना आपके मन में होगा कि कब पढ़ेंगे, कब रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, हम एक एक टॉपिक को, एक एक लाइन को जो आपके आंसर टाइम लिखी उसको डिटेल पढ़ने वाले हैं। ये हमारा दूसरा लेक्चर है और आप देख रहे हैं अभी तक हम कहाँ नहीं पहुँचे, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है, जो हम अगले लेक्चर में पहुँचेंगे, तीसरे लेक्चर में। वरना आप जनरली ये ध्यान अगर रखें, अगर कई क्लास से देखें तो आप देखेंगे कि पहले क्लास से दूसरी क्लास से शुरू हो जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की है, कौन सी है, वो करवा देते हैं, या फिर वो कैसे संतुलित करते हैं नियम बता देते हैं। नहीं, अगर आपने राघव पाठशाला पर विश्वास किया है, आप जुड़े हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल आपको कभी ये ऐसा नहीं लगेगा कि हम फ्री बेच की तरह आपको बस हो गया ना, लिखवा दिया, वन शॉट सीरीज करवा दी। नहीं, डिटेल कहीं भी आप अगर ये नहीं कि कभी आप किताब उठाई और आपने लाइन देखी आपको समझ में नहीं आई, ऐसा होने वाला नहीं है। डिटेल आपको नोट्स मिलेंगे, डिटेल लाइन विथ नोट्स एकदम बढ़िया नोट्स आप लिख रहे हैं मेरे साथ, पीपीटी आपको मिलेगी इसकी। आगे हम अगले लेक्चर जब होगा हम बात करेंगे ये संतुलित रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, उसके क्या स्टेप हैं। फिर हमारा अगला टॉपिक जो आधा पोर्शन लगभग हमारा हो जाएगा, फिर हमारा केवल बचेगा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, वो हमारे एक लेक्चर में पूरा हो जाएगा। 7-8 लेक्चर अभिक्रिया आपके हैं रासायनिक अभिक्रिया, संयोजन हो गया, वियोजन में 3, हम वियोजन के भी 3 पार्ट पढ़ेंगे। अवक्षेपण हो गया, द्विविस्थापन हो गया, विस्थापन हो गया, अपचयन और उपचयन और रेडॉक्स, है ना। ये आपकी क्या होंगी, रासायनिक अभिक्रिया, जिनमें एक क्लास लगेगी। फिर हमारे बचेगा विक्रिया गंधिता और संसारण। तो लगभग तीसरी, चौथी, 5, तो इस लेक्चर की मैं आपको लगभग 4 या 5 क्लास देने वाला हूँ। हो सकता है 3-4 क्लास देगा, मान के चलिए 4 क्लास होगी, 4 अगर नहीं होगा कवर तो हम 5वीं क्लास करेंगे। तो हमारे लिए बेनिफिट है, हम ज़्यादा पढ़ेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना डिटेल, जितना अच्छा पढ़ेंगे, हमारे पास अभी खूब टाइम है, और मैं आपको कोर्स विथ है ना लिमिटेड टाइम में करवा दूंगा। ये कभी मत कर टेंशन मत लेना कि कोर्स कब होगा, धीरे धीरे चल रहे, धीरे नहीं चल रहे, डिटेल चल रहे। कोई भी लाइन छूटे नहीं, कोई भी हमारे प्रश्न छूटे नहीं। अगर ऐसा हम चाहते हैं, हमारा टारगेट आउट ऑफ 100 है, तो हमें एक एक चीज़ों को ढंग से लिखना होगा, ढंग से समझना होगा। जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। कोर्स करने की जिम्मेदारी हमारी है। हम यूट्यूब पाठशाला पर, राघव पाठशाला पर यूट्यूब पर आपको करवा रहे हैं, है ना। तो आपको बस केवल इतना करना है, जितने हो सके अपने साथियों को इस चैनल के बारे में बताना है, उनको जोड़ना है और हम पर विश्वास बनाए रखना है। तो आपको लेक्चर कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, हम भी आपके लिए कुछ और बेहतर करें। हाँ, आपके कोई सुझाव हो, कोई राय हो क्लास को लेके, है ना, नोट्स को लेके, या कोई भी अगर आपका क्वेरी हो, प्रश्न वगैरह आप पूछ सकते हैं। कमेंट के सेक्शन आपके लिए खुला है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राघव पाठशाला विश्वास करने के लिए और लेक्चर बने रहने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।